हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। इस क्लास के माध्यम से आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में ही। इससे पहले जो भी सारा टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे और एक बेहतरीन आनंद के साथ में, यानी आनंद भी लेते जाएंगे और पूरी तरह से इस क्लास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे एवं अपनी स्वयं की एक बौद्धिक क्षमता इस पूरे के पूरे चैप्टर के संबंध में विकसित करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले तक की बात में हम लोगों ने इस्लाम धर्म कवर किया, इस्लाम धर्म के साथ साथ अरबों का आक्रमण कवर किया एंड इसी के पश्चात में हम लोगों ने कवर किया गजनवी के संदर्भ में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे गौरी के संदर्भ में। ठीक है, जो कि यह भी एक प्रकार का तुर्क मुसलमान होता है और भारतीय क्षेत्र में ये भी क्या करता है, आक्रमण करता है अरबों से प्रोत्साहित होकर के। तो बात हम अपनी वहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो बात करेंगे किसकी, शंसवानी वंश की। यानी इसका शंसवानी वंश का अध्ययन करेंगे या इसका जो एक प्रकार से प्रमुख जो शासक था वही था हमारा मोहम्मद गौरी। कौन था, उसी को हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। इसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पूर्णतः गौरी के संदर्भ में आज इस पूरी की पूरी क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल में ये जो एक प्रकार से बोले गौरी का ये जो शंसवानी वंश होता है, हम लोग यार जानते हैं कि इससे पहले जो गजनवी था वो अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में एक गजनी क्षेत्र पड़ता था। वहीं पे हमारा एक मतलब जिसको हम लोग एक प्रकार से उसका साम्राज्य था जिसको यामिनी वंश के नाम से जानते हैं। वहीं उसी गजनी क्षेत्र में ही एक हमारा क्षेत्र और था जिसको हम लोग गौड़ के नाम से जानते हैं और इसी गौड़ प्रदेश में ही एक हमारा नया वंश उभरता है जिसको हम लोग शंसवानी वंश के नाम से जानते हैं। और इस शंसवानी वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन हसन था। कौन था, कुतुबुद्दीन हसन। इसको भी याद रखना है, कुतुबुद्दीन हसन के नाम से जानते हैं। यही था इसका संस्थापक शंसवानी वंश का। और इसमें काफी सारे इस एक प्रकार से बोले कि गौरी और गजनवी के मध्य में थोड़ी सी अगर कंपैरिजन करें तो गौरी जो होता है उसका उद्देश्य होता है भारतीय सीमा क्षेत्र में आक्रमण करने का, केवल और केवल धन की प्राप्ति करना, धन को लूट करके ले जाना, यानी संपत्ति को ले जा करके पूरे के पूरे गजनी प्रदेश में या गजनी प्रदेश को और मजबूतीकरण प्रदान करना, यही उसका उद्देश्य था। लेकिन गौरी का जो उद्देश्य था भारतीय सीमा क्षेत्र में आक्रमण करने का, वो उसका उद्देश्य था कि वो धन की प्राप्ति तो करेगा ही करेगा लेकिन अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करेगा जिस भी क्षेत्र में जाएगा और अपने इस इस्लामिक साम्राज्य का विस्तारीकरण भी करेगा भारतीय क्षेत्र में। तो उसका उद्देश्य ये भी था कि अपने साम्राज्य को विस्तारीकरण करेगा और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो धन की प्राप्ति होगी वो तो होगी ही। ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। और फिलहाल में ये जो शंसवानी वंश है ये उसी गजनी प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था जो कि अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में पड़ता था। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो कुतुबुद्दीन हसन है इसके 6 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, इसके 6 पुत्र थे। इन्हीं 6 पुत्रों में मतलब सत्ता को बांटा जाता है। कुतुबुद्दीन हसन के पश्चात में इन्हीं 6 पुत्रों में सत्ता का बंटवारा होता है।
सत्ता का बंटवारा होता है और जो भी हमारे पुत्र होते हैं वो उतने योग्य नहीं हो पाते हैं। फाइनली लास्ट में जो एक महत्वपूर्ण शासक पूरे के पूरे संसवानी वंश में या पूरे के पूरे गौड़ प्रदेश में उभर करके आता है, उसी को हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। और इसका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम याद रखिएगा, शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। ये इसका क्या था, पूरा नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इसके उद्देश्य क्या थे, भारतीय सीमा क्षेत्र में युद्ध करने का या आक्रमण करने का, ये हम लोग जान चुके हैं। इसी के पश्चात में इन्हीं सारी घटनाओं को देखते हुए ये अपना पहला आक्रमण करता है। कहां पे करता है, यानी मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण होता है भारतीय सीमा क्षेत्र में, वो होता है मुल्तान क्षेत्र में, मुल्तान क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में ये क्षेत्र हमारा आता है। यानी आधुनिकता के तौर पे बोले तो पाकिस्तान क्षेत्र में ये मुल्तान क्षेत्र आता है, जो कि गौरी का प्रथम आक्रमण होता है। और कब करता है, 1175 ईस्वी में ये यहाँ पे मुल्तान क्षेत्र में आक्रमण करता है। और फाइनली ये आक्रमण इसका सफल भी होता है, यानी इस आक्रमण में ये विजय प्राप्त करता है। और विजय प्राप्त करते ही इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन टाइप में प्राप्त होता है, यानी ये एक प्रकार से मोटिवेट होता है कि पहला आक्रमण ही मेरा क्या हुआ भारत के संदर्भ में, यानी एक प्रकार से सफल हुआ। तो ये काफी खुश होता है और इसी के पश्चात में ये अपनी फिर से एक नई रणनीति और योजना बनाने लगता है कि अब हम भारत के और अंदरूनी भाग में क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो ये क्या करता है, फिलहाल में उस समय हमारा ये तो भारत के बाहरी यानी अरब साइड की स्थिति थी कि कौन आक्रमण कर रहा था भारत के संदर्भ में। इस समय भारत में हमारे भी कुछ शासक शासन कर रहे थे। इस समय पूरे भारत के अंतर्गत में राजपूत राजवंशों का शासन था। राजपूतों में हम लोगों ने बात की थी, जो भी परमार थे, प्रतिहार थे, चालुक्य थे, एंड इसी के बस में चंदेल वंश थे, गढ़वाल वंश था, चालुक्य था, अजमेर में चौहान वंश थे, दिल्ली में भी चौहान वंश थे। तो ये सारे इंडिया यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत वंशों का शासन चल रहा था। तो ये फाइनली गौरी क्या करता है कि अब ये प्रोत्साहित होता है, क्योंकि पहला युद्ध इसका भारतीय सीमा क्षेत्र अर्थात मुल्तान क्षेत्र में सफल हो जाता है। तो अब ये दिमाग लगाता है, ये कन्नौज को अपना टारगेट बनाता है। कन्नौज क्या था, कन्नौज को ही टारगेट क्यों करता है, कन्नौज को ये टारगेट इसलिए करता है, और यही नहीं हम लोग प्राचीन इतिहास में भी पढ़ चुके हैं, कन्नौज के संदर्भ में प्रत्येक राजाओं ने आक्रमण करने का प्रयास किया और कन्नौज पर ही अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया था। ऐसा क्यों, क्योंकि कन्नौज हमारा मध्य भारत क्षेत्र में पड़ता है। तो जिस भी शासक या जिस भी राजा का जो भी हमारे सत्ता थी या जो गद्दी थी, अगर वो कन्नौज के क्षेत्र में प्राप्त कर लेता था तो वहां पे बैठ करके वो पूरे के पूरे इंडिया पर या पूरे के पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भारत जो था उस समय कन्नौज उसका केंद्र था। इसी कारणवश सारे शासकों ने कन्नौज पर एक प्रकार से सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो यही सारी चीजों को देखते हुए गौरी भी प्रोत्साहित होता है और वो कन्नौज को अपना टारगेट करते हुए आगे बढ़ता है भारतीय क्षेत्र में, अंदरूनी वाले क्षेत्र में। अब जब ये अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचता है तो ये यार देखता है कि इंडिया के प्रत्येक क्षेत्रों में हमारे प्रत्येक राजपूत वंश उभर रहे थे। जैसे अभी मैंने बोला तो ये गुजरात साइड से एंट्री करता है, और गुजरात साइड से जब एंट्री करता है तो गुजरात में हमारा उस समय चालुक्य वंश का शासन होता है, जो कि एक प्रकार का राजपूत वंश था। और इस चालुक्य वंश में हमारे एक प्रकार से बोले जो शासक थे उस समय भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो ये और इनकी माता थी नाइक देवी।
मतलब इनके नेतृत्व में पूरे के पूरे गुजरात में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था और दिल्ली एवं अजमेर में चौहान वंश का शासन था, जो कि पृथ्वीराज चौहान हम लोगों ने नाम सुना होगा, इनके नेतृत्व में चौहान वंश चल रहा था। और अगर बात करें कन्नौज के क्षेत्र में, तो कन्नौज के क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासन था, जिसमें हम लोगों ने नाम सुना होगा राजा जयचंद का, तो इनका शासन चल रहा था। तो इस तरीके से सत्ता यहाँ पे चल रही थी। तो फाइनली जो ये गौरी था, ये अपना टारगेट करते हुए ये गुजरात साइड से एंट्री करता है इंडिया के अंदर में। ठीक है, गुजरात साइड से एंट्री करता है, थोड़ा सा देखते जाइएगा। ये गुजरात साइड से यानी यहां से एंट्री करता है, यहां पे चालुक्य वंश और बना लीजिएगा, बन नहीं रहा, ये यहाँ पे अजमेर, दिल्ली, चौहान वंश, यहाँ पे कन्नौज, गढ़वाल वंश, तो ये प्रमुख शासक थे। अब ये यहां से एंट्री करता है गौरी, तो यहाँ पे जो भी थे हमारे भीमद्योती या एक प्रकार से मूल राजद्योती और उनकी माताश्री, इनसे संघर्ष होता है। और ये संघर्ष कब होता है? 1178 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा कि फाइनली 1178 ईस्वी में यहाँ पे संघर्ष होता है चालुक्यों के साथ में। चालुक्यों के साथ में संघर्ष होता है, किसका? गौरी का। और किसके, मतलब इन चालुक्यों में कौन थे शासक उस समय? तो चालुक्य यानी उस समय गुजरात क्षेत्र में इनका शासन क्षेत्र था और यहाँ के जो शासक थे वो भीमद्वितीय थे। याद रखिएगा, भीमद्वितीय एवं मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। मूलराज द्वितीय के नाम से जानते हैं एवं इनकी माताश्री थी इनके सत्ता में या इनके प्रशासनिकरण में योगदान देने के लिए या सहयोग देने के लिए, जिनको नाइक देवी के नाम से जानते हैं। और यह भी एक प्रकार से विधवा थी, लेकिन साहसी महिला थी, जो कि अपने पुत्र के एक प्रकार से शासन में सहयोग करती थी या सहयोग कर रही थी। तो ये अपने पुत्र के शासन में सहयोग कर रही थी कि उसका प्रशासन अच्छी तरीके से कार्य कर सके, क्योंकि इनको थोड़ा सा अनुभव ज्यादा था, उनके पुत्र को अनुभव था नहीं। तो जिस कारणवश, इसी अनुभव के कारणवश ही जब ये युद्ध होता है गौरी के साथ में इनका, तो फाइनली गौरी यहाँ पे क्या होता है 78 ईस्वी में ये पराजित हो जाता है। यानी इन दोनों के द्वारा गौरी को क्या कर दिया जाता है? हरा दिया जाता है। और ये पहली ऐसी स्थिति बनती है भारतीय क्षेत्र में जब गौरी को पहली बार हार का सामना करना पड़ता है। और फाइनली ये यहां से क्या होता है? वापस चला जाता है। यानी 1178 ईस्वी में जब इसने चालुक्यों के साथ में संघर्ष किया या इसका युद्ध होता है, तो ये फाइनली हार जाता है और फिर से अपने ये गौड़ प्रदेश अर्थात संसवानी वंश गौड़ प्रदेश में चला जाता है। इसके पश्चात में फिर से यह टारगेट करता है, तैयारी करके फिर से पुनः यह आक्रमण करता है। और अब की ये आक्रमण करता है यहाँ इस क्षेत्र में नहीं करता, ये अभी इस पाकिस्तान वाले एरिया से आता था, लेकिन अब ये आता है अफगानिस्तान वाले एरिया से डायरेक्टली शासन कर, डायरेक्टली जो है आक्रमण करता है। वो डायरेक्टली आक्रमण करता है अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र की ओर से। कहां पे? यानी इसी के पश्चात में तराइन का युद्ध, यानी 1191 की बात करें तो तराइन का युद्ध, जहां पे शासक हमारे कौन थे? अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र में ये आक्रमण करता है, जहां के शासक इस समय हमारे पृथ्वीराज द्वितीय या तृतीय, जिनको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। उस समय दिल्ली और अजमेर इन दोनों ही क्षेत्रों में किसका शासनकाल था? ये भी राजपूत वंशी थे, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। और इनके साथ में गौरी की क्या होती है? गौरी का युद्ध होता है, यानी 1191 ईस्वी में पुनः 1191 ईस्वी में पुनः गौरी आक्रमण करता है। कहां पे? पुनः क्या करता है? ये आक्रमण करता है किस क्षेत्र में? अजमेर एवं दिल्ली वाले क्षेत्र में।
ये आक्रमण करता है। और इस समय दिल्ली और अजमेर में किसका शासनकाल था? तो वो चौहान वंश का शासनकाल था, जो कि एक राजपूत वंश के नाम से जानते हैं। और इस चौहान वंश के जो शासक थे उस समय वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इनको कहीं कहीं पर पृथ्वीराज द्वितीय या तृतीय भी बोलते हैं, जो कि पृथ्वीराज द्वितीय और तृतीय ये अलग अलग शासक थे, लेकिन फिलहाल में इनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इनका शासन काल था कहां पे? दिल्ली एवं अजमेर में। और 1191 में जब गौरी यहाँ पे आक्रमण करता है तो इसी को हम एक नाम देते हैं इस युद्ध को, जिसको हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं, जो कि काफी प्रचलित युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में। किसके मध्य में होता है? गौरी और पृथ्वीराज के मध्य में होता है, जिसमें पूर्णतः गौरी की पुनः क्या होती है? गौरी की फिर से हार होती है भारतीय क्षेत्र में। वो अपनी सत्ता को यहाँ पे स्थापित नहीं कर पाता है। और फिलहाल में जब वो हार जाता है तो यहाँ से पुनः वो भाग करके फिर अपने वही गजनी प्रदेश में जाता है और वहां पे अब की अच्छी तरीके से तैयारी करता है अगले आक्रमण की। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे इंडिया के अंतर्गत में जितने भी अलग अलग क्षेत्र थे जो कि शासन कर रहे थे राजपूत वंश के तौर पे, कई और भी अन्य छोटे छोटे शासक भी थे, लेकिन उनका जिक्र हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से ना करके आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे जिक्र करेंगे। लेकिन जो भी हमारे शासक थे इसके आक्रमण के समय में, गौरी के आक्रमण के समय में भारत में जो शासन कर रहे थे वो मेनली हमको यही राजपूत वंश में 3 लोगों का ही अध्ययन करना है, चालुक्य, चौहान और गढ़वाल। ये शासन भले कर रहे थे भारतीय क्षेत्र में, लेकिन इनमें एकता नहीं थी। ये अपने आप में स्वयं में ही ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसका कारण हमारा क्या था कि ये अपने क्षेत्रों का विस्तारीकरण करने के लिए आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष किया करते थे, जो कि आगे आने वाले समय में अग्रणी भविष्य के समय में ऐसी स्थिति बनती है कि जब भी गौरी आक्रमण करता है इन सारे के सारे राजपूत वंशों को क्या करता है? पराजित कर देता है। केवल और केवल इसी कारणवश कि इनके अंतर्गत में किसी में भी एकता नहीं थी। आगे चर्चा करेंगे तो वहां पे इसका जिक्र हमने मिलेगा। तो फिलहाल में गौरी पुनः वहां पे जाता है अपने क्षेत्र में और अब की बार वो एकदम बेहतरीन तरीके से युद्ध की रणनीति बनाता है कि भारत के अंतर्गत मुझे किस प्रकार से आक्रमण करना है और किसके संदर्भ में करना है, कितनी सेना मुझे चाहिए, किस तरीके से मैं आक्रमण करूंगा कि मैं भारत के अंतर्गत में अपनी एक स्वयं की सत्ता स्थापित कर सकूं। तो वह वहां जाकर के अपने क्षेत्र में एक प्रकार से तैयारी करता है युद्ध की। लेकिन यहाँ पे जो पृथ्वीराज थे भारतीय क्षेत्र में, ये अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट था बंदा। कॉन्फिडेंट ये था कि ये सोच रहा था कि गौरी जब आया था तो हमने इसको आसानी पूर्वक परास्त कर दिया, और जब हमने इसको अब की परास्त कर दिया, हमारे सेनापति ने अब की इसको हरा दिया, तो आगे आने वाले भविष्य में भी ये युद्ध की ऐसी रणनीति नहीं बना पाएगा कि हमारे विरुद्ध ये आक्रमण कर सके। तो ये इनका एक अंधविश्वास था। इनको क्या पता कि गौरी यहाँ से गया है, अब वो वहां पे तैयारी कर रहा है, युद्ध की रणनीति बना रहा है, वो पुनः आक्रमण करेगा। और ये सोच रहे थे कि अब वो आक्रमण करेगा नहीं, डर गया बंदा। लेकिन पुनः एक वर्ष पश्चात में क्या होता है कि एक वर्ष पश्चात में यानी 1192 में क्या होता है? 1192 में गौरी पुनः आक्रमण करता है। गौरी पुनः आक्रमण करता है कहां पे? यही दिल्ली और अजमेर वाले क्षेत्र में, जहां पे चौहान वंश का शासक था। और इसको हम लोग द्वितीय तराइन युद्ध के नाम से जानते हैं। द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ? तो ये 1192 में। प्रथम तराइन युद्ध 1191 में। किनके मध्य में? दोनों ही युद्ध या दोनों ही संघर्ष गौरी और पृथ्वीराज के मध्य में होते हैं। फर्क केवल इतना होता है, 1191 अर्थात प्रथम तराइन युद्ध में गौरी की हार होती है
और द्वितीय तराइन युद्ध में गौरी का क्या होता है, विजय प्राप्ति होती है। और इस समय जब ये द्वितीय तराइन युद्ध करने के लिए हमारा आता है इंडिया के अंतर्गत में, तो ये अपने साथ में दो, एक प्रकार से बोले दास को लेकर के आता है या दो सेनापतियों को लेकर के भारत के अंतर्गत में आता है। एक को हम लोग बोलते हैं कुतुब ऐबक के नाम से जानते हैं, एंड इसी में दूसरा था बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं। ये हमारे दो सेनापति थे, किसके, गौरी के। ये इनको लेकर के इंडिया के अंतर्गत में आता है। अभी फिलहाल में लास्ट में हम इनकी भी चर्चा करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल में गौरी यहाँ पे क्या होता है, द्वितीय तराइन का युद्ध जीत जाता है और फाइनली पृथ्वीराज चौहान, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट था कि अब गौरी आक्रमण नहीं करेगा, ये अपने राजकाज में व्यस्त थे, मौज मस्ती में व्यस्त थे, किसी भी प्रकार की इनकी कोई रणनीति नहीं थी युद्ध के संदर्भ में, और ये जानते भी नहीं थे कि गौरी हमारा पुनः आक्रमण कर सकता है। लेकिन वो तो हार चुका था, उसको तो अपनी सत्ता स्थापित करनी थी भारत के संदर्भ में, इस्लाम धर्म का और विस्तारीकरण करना था और इस्लाम धर्म पूरे इंडिया के अंतर्गत में स्थापित करना था। इसी उद्देश्य के साथ में वो भारत को अपना टारगेट बनाता है और आक्रमण करता है। तो पुनः उसने जब आक्रमण किया तो यहाँ पे पृथ्वीराज द्वितीय क्या होते हैं, हार जाते हैं। और फिलहाल में हम लोगों ने अगर मूवी वगैरह में देखा होगा, फिलहाल में एक सीरियल भी आता है पृथ्वीराज चौहान करके, उसको देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग हमारा सीरियल है। देखिएगा, सारी चीजें खुद ब खुद अपने आप स्वतः में क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। फिलहाल में ये पृथ्वीराज चौहान के मध्य में या इनके संदर्भ में कई सारी कहानियां भी प्रचलित हैं कि इनको जब गौरी परास्त करता है तो अजमेर वाले क्षेत्र में ही इनको बंदी बना लेता है, क्योंकि अब पूरा का पूरा अजमेर और दिल्ली ये पूरा का पूरा गौरी के नियंत्रण में हो जाता है। तो ये वहीं पे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाता है और कारागार में डाल देता है। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान युद्ध की रणनीति बनाते हैं, एक कूटनीति व्यवस्था टाइप में बनाते हैं या राजनीति करते हैं, और इन सारी चीजों से रूबरू हो जाता है गौरी। फाइनली उनको उसी बंदी गृह में मृत्यु दंड घोषित कर दिया जाता है। कुछ कहानियां या इतिहासकारों के द्वारा ये कहानी प्रचलित है, कुछ हमारी कहानियां ऐसी हैं या कुछ इतिहासकार ऐसे हैं, जैसे हम लोगों ने पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के बारे में सुना होगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की एक प्रकार से बोले रचना की है। इस पृथ्वीराज रासो में उन्होंने एक वर्णन ये भी किया है कि मोहम्मद गौरी जो होता है ये इनको अर्थात पृथ्वीराज चौहान को इनकी आंखें वगैरह फोड़ देता है, और पृथ्वीराज चौहान के पास में एक हमारी एक प्रकार से बोले तो शक्ति टाइप में थी कि वो शब्दभेदी बाण चलाते थे। शब्दभेदी बाण से तात्पर्य यह है कि जिधर भी उनको किसी भी प्रकार का कोई शब्द या आवाज सुनाई देती थी उस तरफ उनका प्रहार हो जाता था और टारगेट एकदम सटीक लगता था। इतना टैलेंटेड था बंदा। तो यही बोला जाता है कि इनकी आंखें वगैरह गौरी मतलब एक प्रकार से फुड़वा देता है, और लास्ट में इनको क्या करता है कि ये एक स्थान पे बैठ करके यही सारी चीजें होती हैं कि शब्दभेदी बाण चलाया जाता है चौहान जी के द्वारा, और फिलहाल में ये गौरी को अपना टारगेट करते हैं और लास्ट में इसी प्रकार से गौरी की भी मृत्यु होती है शब्दभेदी बाण ऐसा बोल करके। तो ये कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहानियां प्रचलित हैं। अगर इतिहास में तनिक भी रुचि होगी या रुचि अगर बनती भी है तो एक बार इतिहास का अध्ययन करिएगा जरूर, और इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात में सीरियल वगैरह आजकल तो यार तमाम ऐसे सीरियल दिखाए जाते हैं, उनका मेन मुख्य केवल और केवल उद्देश्य यही होता है कि हमारी जो भी भारतीय विरासत रही है, भारतीय जो संस्कृति रही है, भारतीय जो हमारे शासक थे या जो भी सारी चीजें प्राचीन काल में हमारी घटित हो चुकी हैं, जो भी घटनाएं, उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, भारतीयों को या आने वाली अग्रणी जो हमारी पीढ़ी है वो हमारे इंडिया के संदर्भ में सारी चीजों से रूबरू हो सके, ठीक है। तो मेन उद्देश्य यही होता है जो भी हमारे टीवी चैनलों पर सीरियल वगैरह आते हैं,
तो रुचि वगैरह हो तो देखिएगा अवश्य, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीजें होती है। 1192 में गौरी पुनः क्या होता है, जीत हासिल करता है। इसके पश्चात में हमारा बात करें तो 1194 में आता है चनावर का युद्ध आता है। क्या आता है, चनावर का युद्ध, जो कि एक प्रकार से अगर हम बोले इस चनावर के युद्ध में जयचंद 1194 ईस्वी में गौरी आक्रमण करता है। गौरी आक्रमण करता है क्योंकि उसका टारगेट था कन्नौज वाले क्षेत्र में। कन्नौज में हमारे गढ़वाल वंश का शासक था, तो ये आक्रमण करता है, गौरी आक्रमण करता है कन्नौज के क्षेत्र में, कन्नौज के क्षेत्र में। और इस कन्नौज क्षेत्र में उस समय शासक कौन थे, यानी गढ़वाल वंश का शासक था। गढ़वाल वंश का शासक था कन्नौज क्षेत्र में। और इस गढ़वाल वंश के जो भी हमारे शासक थे उस समय, वो राजा जयचंद थे। नाम सुना होगा, राजा जयचंद थे। और इन जयचंद के संदर्भ में या इन्हीं को टारगेट करते हुए गौरी क्या करता है, 1194 में आक्रमण करता है। और इस आक्रमण को या इस संघर्ष को हम लोग चनावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। चनावर के युद्ध के नाम से जानते हैं या संघर्ष के नाम से जानते हैं। चनावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, गौरी और जयचंद के मध्य में। कब हुआ, 1194 ईस्वी में। इसमें फाइनली क्या होता है, राजा जयचंद भी हार जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यार हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंतर्गत जो भी हमारे विभिन्न राजपूत वंश थे उनमें एकता नहीं थी। जिस समय अजमेर के क्षेत्र में हमारा गौरी आक्रमण करता है तो ना ही ये जयचंद इनका साथ देते हैं चौहान का, और ना ही गुजरात के चालुक्य वंश इसका साथ देते हैं। इसी कारणवश जयचंद गौरी यहाँ की सत्ता स्थापित कर देता है। और जाहिर सी बात है, जब उसने गुजरात के क्षेत्र को जीत लिया और गुजरात के साथ साथ अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र जीत लिया, तो यार उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि वो कन्नौज के क्षेत्र पर क्या करे, अपनी सत्ता को स्थापित करे। कन्नौज तो अकेला ही बसता है, तो इसी कारणवश इनके पास में भी कोई सहयोग का कारण ना बचा, जिस कारणवश गौरी इसी मतलब बात का फायदा उठाते हुए जो भी हमारे इंडिया के अंतर्गत उस समय प्रमुख राजपूत वंश थे उन सब के संदर्भ में उसने अपनी सत्ता स्वयं की क्या की, स्थापित की। फाइनली इस चनावर के युद्ध में राजा जयचंद की हार होती है और गौरी क्या होता है कि 1194 में अपनी सत्ता को कन्नौज पे क्या करता है, स्थापित कर देता है। और फाइनली यहीं पे इस पूरे के पूरे भारत पे स्थापित हो जाता है। ये प्रथम ऐसा इस्लामिक शासक था जिसने पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में, भारतीय अंदरूनी क्षेत्र में इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने वाला शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पहला ऐसा शासक होता है। ठीक है, इससे पहले कई हमारे इस्लामिक शासक आए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात में हमारे आते हैं गौरी। गौरी के पश्चात गजनवी आते हैं। गजनवी के पश्चात ये गौरी आता है। लेकिन इसके पहले के जितने भी शासक थे उन्होंने भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं किया था। उन्होंने केवल और केवल भारतीय सीमा क्षेत्र में एक छोटे से स्थान पे केवल और केवल अपनी इस्लामिक सत्ता को स्थापित किया था। लेकिन मोहम्मद गौरी पहला ऐसा इस्लामिक शासक था कि भारतीय क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र में उसने इस्लामिक सत्ता क्या की, स्थापित की। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा 1194। एंड इसी के पश्चात में क्या होता है कि वह पुनः चला जाता है, यानी यहाँ पे जितने भी क्षेत्र उसने जीते इन सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने यार ये भी जाना कि ये इसका टारगेट यही था कि विस्तारीकरण करना। तो ये विस्तारीकरण तो कर देता है, लेकिन ये फाइनली डिसीजन लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, गौड़ प्रदेश में जाना है। और ये गौड़ प्रदेश में जाकर के फिलहाल में क्या करता है कि जो भी यहाँ पे जीती हुई सत्ता थी इंडिया के अंतर्गत में, वो अपने सेनापति को सौंप देता है। सेनापति कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ के पूरे साम्राज्य अपना सौंप देता है। और फिलहाल में कुतुबुद्दीन ऐबक
कहां पे, यानी जो भी हमारा मुल्तान का क्षेत्र था, मुल्तान हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, एंड इसी के पश्चात में कन्नौज हो गया, इन सारे क्षेत्रों पर शासन किसका हो गया, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का जो भी साम्राज्य था वो कन्नौज क्षेत्र अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये दिल्ली, अजमेर, गुजरात, ये इधर बिहार साइड में, बंगाल साइड में, यहां तक इसका शासन हो जाता है। गौरी के साम्राज्य में यहां तक की सत्ता स्थापित हो जाती है और गौरी पुनः अफगानिस्तान गौड़ प्रदेश चला जाता है और अपने सेनापति को क्या करता है, इन क्षेत्रों को सौंप देता है, जिसमें फिलहाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ये मुल्तान क्षेत्र अर्थात पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र से ही अपने इस साम्राज्य को, यहाँ की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने लगते हैं। और फिलहाल में ये जो गौरी होता है ये लास्ट में एक बार और आता है, जो कि इसकी मृत्यु इसको पुकार रही होती है, और ये आता है फाइनली 1205 में। लास्ट बार ये भारत में आता है 1205 ईस्वी में, और जब ये आता है तो इसी सीमा क्षेत्र में एक हमारी जनजाति बस्ती थी जिसको हम लोग खक्कड़ जनजाति के नाम से जानते हैं। जब ये इधर से जाता है तो इनके साथ में युद्ध करते हुए जाता है, इनको परास्त करते हुए जाता है, और फिलहाल में जब ये इधर से डिसीजन लेता है कि अब मुझे फिर से पुनः मुझे अपने साथ क्षेत्र में जाना है अर्थात गौड़ प्रदेश जाना है, तो फाइनली 12 या 15 मार्च 1206 ईस्वी में गौरी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कौन मारता है, यही खक्कड़ जनजाति के लोग इसका वेट कर रहे होते हैं कि कब वो पुनः भारतीय सीमा क्षेत्र से वापस आएगा और हम अपना बदला गौरी से ले सकेंगे। तो फाइनली ये 1206 में जब वापस जा रहा होता है अपने क्षेत्र में, तो खक्कड़ जनजाति के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी जाती है। और इसका जो पूरा का पूरा साम्राज्य था भारत के अंतर्गत में वो कौन संभालता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं से हमारा ये एक प्रकार से बोले राजपूत वंश समाप्त होता है, और यहीं से हमारा एक प्रकार से स्टार्ट हो जाता है क्या, यहीं से हमारा एक प्रकार से बोले ये अरबों का आक्रमण समाप्त होता है, और यहीं से हमारा राजपूत वंश की स्थापना हो जाती है, कि जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। और फिलहाल में ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहीं पर से क्या होता है कि ये हमारे एक नए वंश की स्थापना कर देता है दिल्ली में जाकर के, जो कि पहले ये तो मतलब पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र से ही शासन कर रहा था, लेकिन बाद में इसके और शासक आते हैं इल्तुतमिश वगैरह, वो दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी वगैरह घोषित करते हैं और यहीं से पुनः शासन हमारा शुरू होने लगता है। लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है इसी से हमारा स्टार्ट होता है गुलाम वंश, मामलूक वंश, या जिसको हम लोग दास वंश के नाम से जानते हैं, जो कि 1206 से हमारा स्टार्टिंग हो जाती है गुलाम वंश की। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो बख्तियार खिलजी होता है ये भी 1200 से लेकर 1206 के मध्य में ये भी एक प्रकार से बिहार और बंगाल तक वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है। बिहार में उस समय प्रमुख शिक्षा के केंद्र हमारे जो कि प्राचीन समय में बनवाए गए थे, जो कि एक प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय और इसी प्रकार का विश्वविद्यालय थे, जो कि इसके द्वारा ध्वस्त करवा दिया जाता है। और ये बिहार वगैरह को जीतते हुए बंगाल में अटैक करता है। बंगाल में उस समय सेन वंश का शासन था, जो कि लक्ष्मण सेन उसके अंतिम शासक थे सेन वंश के। तो यहाँ तक भी वो आक्रमण करता है बख्तियार खिलजी, और फिलहाल में पूरा का पूरा किला जो है वो लक्ष्मण सेन छोड़ करके भाग जाते हैं, और पूरे के पूरे लखनौती तक में बख्तियार खिलजी का शासन या सत्ता स्थापित हो जाती है। पहली बार बिहार एवं बंगाल तक के क्षेत्र में गौरी का साम्राज्य विस्तारीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो बख्तियार खिलजी को ही जाता है।
इसके पहले अन्य कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो कि बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित कर सके। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारा मोहम्मद गौरी के संदर्भ में। और एक चीज याद रखिएगा, चनावर के युद्ध के पश्चात में उसने अर्थात मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया था जिसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई थी, देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था, यानी इसको भी याद रखिएगा। एंड दूसरी तरफ इसमें फारसी भाषा में कलमा लिखवाया गया था, यानी इसमें दूसरी तरफ कलमा था और पहली तरफ क्या था कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति थी। चनावर के युद्ध के जीतने के पश्चात में ये हमारा सिक्का चलाया गया था, इसको भी क्या करना है, याद रखना है। और ये काफी सारा माहौल होता है, ये जितनी भी सारी चीजें थी हम लोगों ने संसवानी वंश अर्थात जो भी हमारा था मोहम्मद गौरी उसके संदर्भ में जानने का प्रयास किया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग कमेंट क्वेरीज करोगे, वहां पे हम आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। ये पूर्णतः हमारा चैप्टर यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। इसके पश्चात में हम इसी मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में अगले यानी नए अध्याय का शुभ आरंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।